नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। अयोध्या का राम मंदिर आज हो गया संपूर्ण। पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर पर लहराया धर्म ध्वज। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संघ की राम मंदिर में पूजा। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो। राम मंदिर निर्माण से जुड़े हर व्यक्ति का पीएम मोदी ने किया अभिनंदन। कहा, हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो। मानसिक गुलामी से मुक्ति पाने का लक्ष्य, सबके प्रयास से ही होगा विकसित भारत का निर्माण। राम मंदिर के दर्शन को लेकर राम भद्राचार्य का राहुल और अखिलेश पर तंज। कहा, जो राम मंदिर का दर्शन करने नहीं आए उनका दुर्भाग्य। इधर अखिलेश ने राम मंदिर दर्शन को लेकर दिया संकेत। मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव। सेंसेक्स निफ्टी लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद। निफ्टी बैंक ऊपरी स्तर से फिसला। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की बढ़त के साथ क्लोजिंग। इथियोपिया में 12,000 साल बाद फटा ज्वालामुखी। भारत के कई राज्यों तक पहुंची राख। कई उड़ानें रद्द। डीजीसीए ने जारी की एडवाइजरी। बंगाल में एसआईआर के खिलाफ ममता का मार्च। एसआईआर को तुरंत रोकने की मांग। राज्यपाल बोले, एसआईआर एक लोकतांत्रिक और आवश्यक प्रक्रिया। शीतकाल के लिए बंद हुए भगवान बद्री विशाल धाम के कपाट। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता। 6 महीने बाद गर्मियां शुरू होने पर अप्रैल मई में खुलेंगे कपाट। गुवाहाटी टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने भारत को दिया 549 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य। दूसरी पारी में भारत की लचर शुरुआत। 27 रन पर गंवाए 2 विकेट। आज अयोध्या के साथ साथ पूरे देश के लिए बेहद खास दिन है। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहरने लगी। पीएम मोदी भाव विभोर हो गए। उन्होंने धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इसी के साथ आज अयोध्या का राम मंदिर संपूर्ण हो गया। ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी ने मोहन भागवत के साथ मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में पूजा और आरती की। इसके बाद रामलला के दर्शन किए। पीएम मोदी रामलला के लिए वस्त्र और चवर लेकर पहुंचे थे। आज सुबह अयोध्या पहुंचते ही पीएम मोदी ने साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि तक 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। इस दौरान स्कूल के छात्रों ने काफिले पर फूल बरसाए और जगह जगह महिलाओं ने उनका स्वागत किया। राम मंदिर पर ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर प्रांगण में बने सभी मंदिरों के दर्शन किए। सप्तऋषि मंदिर, शेषावतार मंदिर, निषाद राज मंदिर, अहिल्या देवी मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर के दर्शन किए और फिर आखिर में पीएम मोदी ने राम मंदिर में दर्शन करने के साथ साथ पूजा अर्चना की। साथ ही राम मंदिर पर ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मैकाले का जिक्र किया और आह्वान किया कि हम अगले 10 सालों में गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। गुलामी की यही मानसिकता है जिसने लगातार यह स्थापित किया। हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया। कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र
हमारे डीएनए में है। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समय कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, और यह तभी संभव है जब स्वार्थ से पहले राष्ट्रहित हो। ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है। ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, और यह तभी संभव है जब स्वयं हित से पहले देश हित होगा, जब राष्ट्रहित सर्वोपरि रहेगा। साथ ही पीएम मोदी ने राम मंदिर से विकसित भारत की बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। सबके प्रयास यही है 2047 में विकसित भारत का निर्माण होगा। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा, और सबके प्रयास से ही 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। एक तरफ पीएम मोदी ने राम मंदिर पर ध्वजारोहण किया, तो वहीं दूसरी तरफ इस कार्यक्रम को लेकर विपक्ष पर प्रहार होना शुरू हो गया। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने राम मंदिर पर ध्वजारोहण करने को पीएम मोदी का सौभाग्य बताया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का दुर्भाग्य है कि वो राम मंदिर दर्शन करने नहीं पहुंचे। आज तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव राम मंदिर दर्शन करने नहीं आए, क्या कहेंगे महाराज? अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है, और मोदी जी का सौभाग्य है। अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है, और मोदी जी का सौभाग्य है। अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है, और मोदी जी का सौभाग्य है। इधर अखिलेश यादव ने राम मंदिर दर्शन करने के संकेत दिए हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया कि पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। आस्था जीवन को सकारात्मक और सद्भाव से भरने वाली ऊर्जा का ही नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनाती है, वही बुलाती है। सच तो यह है कि हम बस ईश्वर के बनाए मार्ग पर चलकर जाते हैं। आस्थावान रहे, सकारात्मक रहे। इसी से जुड़ा है हमारे आज का आवाज अड्डा का टॉपिक भी। राम राज्य से कैसे पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। अयोध्या के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे। पीएम ने ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण और पंचजन्य शंख स्मारक का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पीएम श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के समागम कार्यक्रम में भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने गुरु को समर्पित एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। अगली खबर में बात करेंगे बिहार की। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली कैबिनेट की बैठक की। नीतीश कैबिनेट ने आज कई अहम फैसले लिए हैं। कुल 10 एजेंडों पर मुहर लगी है। अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बिहार को वैश्विक बैकएंड हब और ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में विकसित करने की योजना बनी है। इसी के साथ डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना की जाएगी। बैठक में एआई पर भी जोर रहा। बैठक के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि बिहार को अगले 5 वर्षों में पूर्व भारत का सबसे बड़ा टेक हब बनाया जाए। इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक फट गया है। विस्फोट इतना बड़ा हुआ कि राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 14 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया है और अब ये
अब ये राख इथोपिया से 4,300 किलोमीटर दूर भारत भी पहुंच गई है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर और पंजाब तक राख फैल गई है। ज्वालामुखी के फटने का असर भारत समेत कई देशों पर पड़ा है। करीब 14 किलोमीटर ऊंचा राख का गुब्बार अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मार्गों को बाधित कर रहा है। डीजीसीए ने इसके लिए एडवाइजरीज भी जारी की है। इसके बाद एयर इंडिया और अकासा एयर ने उनकी कई उड़ानें रद्द की है। कितना है ये खतरा, जानते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, भारतीय एविएशन पर इसका क्या असर पड़ा है? जी, करीब 12,000 साल के बाद ये वॉल्केनो इरप्शन हुआ है। इथोपिया में हेली गुब्बी ज्वालामुखी है और जब ये इरप्शन हुआ उसके तुरंत बाद एक गुबार, खासतौर पर जो ऐश है और जो चट्टान के कण हैं उनका गुबार करीब 14 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच गया और तेज हवा की वजह से ट्रैवल करते हुए पूरे गल्फ रीजन होते हुए ये भारत तक पहुंच चुका है और इसका असर भारत सहित दुनिया भर के एविएशन पे पड़ रहा है। एयर इंडिया का कहना है कि उसे अपनी 11 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट फ्लाइट्स हैं। न्यूयॉर्क से दिल्ली है, दुबई से मुंबई है, इस तरह की कई सारी फ्लाइट्स उन्हें कैंसिल करनी पड़ी। ठीक इसी तरह से अकासा एयर का कहना है कि उसने अपनी जेद्दा और कुवैत की जो फ्लाइट्स हैं उन्हें इसे कैंसिल करना पड़ा। इंडिगो ने भी कहा है कि उसकी ऑपरेशंस पे असर हुआ है, हालांकि उन्होंने एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दिए हैं कि कितनी फ्लाइट्स उन्हें इम्पैक्ट हुई है। साथ ही डीजीसीए ने एक एडवाइजरी जारी की है। डीजीसीए का कहना है कि तमाम एयरलाइंस और एयरपोर्ट को इसे लेकर अलर्ट मोड पे रहना है और खासतौर पे अगर किसी भी तरह के स्मोक या स्मेल ज्वालामुखी से जो संबंधित है वो अगर महसूस होती है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करना है। ये जो पूरा असर है खासतौर पे जो सिल्का के कण होते हैं और चट्टान के कण होते हैं वो किसी एयरक्राफ्ट के इंजन पर प्रभाव डाल सकते हैं, साथ ही जो सेंसर्स हैं उस पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो तमाम एयरलाइंस को जो है काफ़ी अलर्ट मोड पे रहने के लिए कहा गया है। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी पर। दिल्ली के बाद अब मुंबई की भी हवा जहरीली हो रही है। जी हां, आज मुंबई का AQI 220 दर्ज किया गया है। आने वाले समय में दिल्ली की तर्ज पर ही मुंबई में भी ग्रैप लागू हो सकता है। क्या है हालात, दादर चौपाटी से बता रहे संवाददाता संकेत। नया प्रॉब्लम मुंबई फेस करने वाली है। मुंबई के सामने आके खड़े हो चुके हैं वो, मतलब धुल हम जिसे कहते हैं। मैं फिलहाल दादर इलाके में हूँ और मेरे सामने अगर आपको दिख रहा है तो वो बांद्रा वर्ली, बहुत फेमस जो मुंबई का माना जाता है, बांद्रा वर्ली सी लिंक है और ये है सी कोस्ट। अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा धुंधला यहाँ पर वातावरण हो चुका है और जो कम्प्लीटली सी लिंक है वो बिल्कुल ना के बराबर दिख रहा है। मेरी बाईं तरफ अगर मैं दिखाऊं, मैं विजय को विनती करूंगा, तो उस तरफ है वर्ली का भाग। तो वर्ली का भी जो भाग है वो भी अभी कुछ नहीं दिख रहा है। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो विजिबिलिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। अभी का मैं अगर AQI अगर मैं आपको बताऊं, एयर क्वालिटी इंडेक्स मुंबई का, तो वो है 217 से लगभग 220 के आसपास, जिससे काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी, मतलब एक आम इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ इस AQI की वजह से हो सकती है। जो बेकरीज है, जिससे मतलब सिर्फ बेकरीज नहीं, ऐसे कुछ यूनिट्स होंगे जहाँ से अगर धुआं अगर ऊपर आ रहा होगा तो उनके ऊपर कुछ समय के लिए बंदी लाने का निर्णय हो सकता है। एक और बात अगर मैं बताऊं तो स्प्रिंकलर्स यूज़ करेंगे मुंबई में भी। जो वाटर स्प्रिंकलर्स होता है वो जो मुंबई के रास्ते हैं उन पर से भी बहुत ज़्यादा धूल कभी कभी उड़ती है, तो मिट्टी उड़ती है, तो उसे रोकने के लिए मुंबई के जो रास्ता है वो धोए जा सकता है या फिर उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करके उसे रोका जा सकता है। बट एक यहाँ पर निश्चित है कि मुंबई की जो हवा है वो बहुत ज़्यादा फिलहाल प्रदूषित हो चुकी है, जिसके कारण मुंबई का जो आरोग्य है, मुंबई के लोगों का जो आरोग्य है वो अब थोड़ा बहुत धोखे में आ चुका है। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में काफी दबाव रहा है। सेंसेक्स निफ्टी लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद हुए। वहीं निफ्टी बैंक ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुआ। मार्केट के डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, बताइए कैसे रहा आज के बाजार का हाल? तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, मंथली एक्सपायरी भी है आज और बाजार में काफी ज्यादा जो प्रेशर है वो हमें बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी करीब 0.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। वहीं अगर सेंसेक्स की तरफ नजर डाली जाए तो 300 अंकों का दबाव यहां पे भी देखने को मिला है। बट ऑन द फ्लिप साइड बैंकिंग में थोड़ा सा रुझान ठीक ठाक था एज कंपेयर टू निफ्टी और सेंसेक्स। यहाँ पे एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन बात करी जाए ब्रॉडर मार्केट की तो मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पे जो परफॉर्मेंस देखा गया है एज कंपेयर टू मेजर इंडेक्स अच्छी साइड में देखा गया है। इनफैक्ट रियलिटी पैक, मेटल पैक में भी अच्छी खासी तेजी। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर हम बात करें आईटी में थोड़ा सा प्रेशर
बना हुआ था। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक किस तरीके का रुझान रहा है। हिंडाल्को, जैसे कि मैंने बोला, मेटल पैक में तेजी थी। बीईएल, एसबीआई और श्रीराम फाइनेंस अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। इनफैक्ट बात करें पीएसयू सेक्टर की तो वहां पे आज रुझान पॉजिटिव साइड में था। गिरने वालों में से अडानी एंटरप्राइजेस, टाटा मोटर, पीवी, ट्रेंट और साथ ही साथ इन्फोसिस में एक प्रेशर बाउंड अप होता हुआ नजर आया। ब्रॉडर मार्केट की बात कर ले, आदित्य बिरला कैपिटल, फीनिक्स मिल्स, फेडरल बैंक और साथ ही साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अच्छे खासे गेन्स आज के सत्र में देखे गए हैं। लूजिंग पॉकेट में टाटा कम्युनिकेशन, एसीसी, केपीआईटी टेक और साथ में आईजीएल, यहां पे भी एक जो प्रेशर है वो बनता हुआ दिखाई दिया। तो यानी कि आईटी पैक में जो रुझान था वो हमें स्लोअर साइड में देखने को मिला। एफएमसीजी में फ्लैट कारोबार था और जो सेक्टर आज आउट परफॉर्म करे हैं वो है मेटल और साथ में रियलिटी। दिसंबर महीने में भी आईपीओ बाजार गुलजार रहने वाला है क्योंकि प्राइमरी मार्केट में अगले महीने कई बड़ी कंपनियों की एंट्री होगी। कहां रहेगा फोकस, पूरी डिटेल्स के साथ है आशीष चतुर्वेदी। पूरा साल अगर आप देखें तो प्राइमरी मार्केट्स के लिए काफ़ी शानदार देखने को मिला था और इस साल का आखिरी महीना बिल्कुल दमदार देखने को मिलेगा। 30,000 करोड़ से ज़्यादा की जो कंपनीज हैं ये दिसंबर में लाइंड अप है। बड़े आईपीओज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं और पिछला साल भी आप याद करके देखें तो ऑलमोस्ट तकरीबन 15 कंपनी ने 25,400 करोड़ के आसपास जो है रेस किए थे। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पूरा साल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आपको देखने को मिला। नंबर ऑफ आईपीओज के लिहाज से अगर आप देखें तो जनवरी से लेके आप नवंबर अब तक का डेटा आप देखें, जैसे जनवरी में 6 आईपीओ आए थे, फेब में 3 आए थे, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ता चला गया। जून में 8, मई में 6, जुलाई में 13, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आईपीओज आपको देखने को मिले सितंबर के महीने में जिसमें 25 आईपीओ आए थे और अक्टूबर के महीने में भी देखें तो तकरीबन 10 आईपीओज यहाँ पर मेन बोर्ड के नजर आए। तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा है प्राइमरी मार्केट्स के एक्शन के लिहाज से। लेकिन अब बड़ी बात यही है कि कौन सी वो कंपनीज हैं जहाँ पर बस बनता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो बड़ा इशू आ रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का, जिसमें तकरीबन 10,000 करोड़ की जो है इशू साइज बताई जा रही है। मीशो ये भी ई कॉमर्स कंपनी है, बड़ा बज है यहाँ पर 6,000 करोड़ के आसपास। क्लीन मैक्स है 5,200 करोड़ है। मिल्की मिस्ट है 2,035 करोड़ और साथ में अगर आप देखें तो कुछ और छोटे आईपीओज हैं जो लाइंड अप है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जो साल का आखिरी महीना है ये भी प्राइमरी मार्केट्स के लिए एक्शन पैक्ड रहेगा। बर्गर किंग पोपियस नाम से क्यूएसआर चेन चलाने वाली कंपनी रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में जल्द हिस्सा बिक सकता है। सूत्रों के मुताबिक एवरस्टोन कैपिटल हिस्सा बेच सकती है। ज्यादा जानकारी बता रहे हैं विवेक अय्यर। रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया है जो इंडिया में बर्गर किंग फ्रेंचाइजी चलाता है, जिसका प्रमोटर है एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी जिसका नाम है एवरस्टोन कैपिटल। सूत्र के अनुसार हमें पता चला है एवरस्टोन कैपिटल ये पर्टिकुलर धंधा को एग्जिट करना चाहता है और हमारे सूत्रों के अनुसार मल्टीपल प्राइवेट इक्विटीज़ और इंडिया का एक काफ़ी लार्ज लिस्टेड कंपनी का जो फैमिली ऑफिस है जिसका ऑलरेडी इंटरेस्ट है क्यूएसआर स्पेस में। क्यूएसआर मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, प्लेस, एनी पिज़्ज़ा कंपनी, बर्गर किंग, ये सब एग्जाम्पल होते हैं क्यूएसआर के। एक कंपनी जो लार्ज लिस्टेड फैमिली ऑफिस चलाता है वो भी इंटरेस्ट दिखा रहा है। हमारे सूत्रों के अनुसार है कि डील जो है एक प्रीमियम पे होगा, मतलब करंट मार्केट प्राइस से अधिक भाव में होगा। और हमारा मानना है ये सूत्रों के अनुसार अगेन कि ये पर्टिकुलर डील की वजह से प्रमोटर चेंज होने के कारण ओपन ऑफर भी ट्रिगर होगा। तो इसके कारण ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया आज फोकस में है। और ऑल्सो हमने बहुत एवरस्टोन कैपिटल को रीच आउट किया, उन्होंने हमें कहा नो कमेंट्स, और हम रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया को भी रीच आउट किया जो कंपनी है, उन्होंने अब तक हमें जवाब नहीं दिया। बट ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और हम ट्रैक करते रहेंगे और आपको डेवलपमेंट्स के बारे में बताते रहेंगे। अगली खबर जीएसटी से जुड़ी हुई। हाल में किए जीएसटी रिफॉर्म में बजट होटल्स को 5% के दायरे में लाकर राहत दी गई थी। अगर एक तकनीकी पेच से होटल मालिक परेशान है। दरअसल फूड समेत बाकी सर्विस और डायनामिक प्राइसिंग की वजह से अगर साल में एक दिन बजट होटल का किराया 7,500 रुपए से ज्यादा हो रहा है तो उन्हें 18% जीएसटी देनी पड़ रही है। पर्यटन मंत्रालय ने यह मामला वित्त मंत्री के सामने उठाया है। The law is clear, if it is less than 7,500, 5% GST ही लगेगा। But जब वो assessing officer के पास जाता है, how does he say that if
18 का ब्रैकेट में आ रहा है, 7.5 के ब्रैकेट में आ रहा है और सारे साल का हो रहा है, वो इम्प्लीमेंटेशन इशू है. बट वी आर टेकिंग देम अप एंड वी हैव हैड अ वेरी गुड मीटिंग विद द इंडस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर मैडम के साथ. तो वी आर होपफुल ऑफ रेजोल्यूशन. इसी खबर पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं रोहन सिंह. जी, हाल के जीएसटी रिफॉर्म में होटल इंडस्ट्री को थोड़ी राहत दी गई थी, खासतौर पे उन होटल्स को जिनकी प्रति रात का जो किराया है वो 7500 रुपए से कम है, उन्हें 5% के स्लैब में रखा गया था, लेकिन साथ ही जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो नहीं दिया गया था. लेकिन साथ ही जो 7500 रुपए से ज़्यादा के होटल्स हैं उन्हें 18% के स्लैब में रखा गया था विथ आईटीसी. अब होटल मालिकों का कहना है कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये है कि जो होटल प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक होती है और साल के कुछ ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे जो 7500 रुपये का थ्रेशोल्ड है उसे होटल का जो कमरा है वो क्रॉस कर जाता है. उसके दो कारण हैं, एक तो डिमांड सप्लाई की वजह से कीमतें बढ़ती हैं और दूसरा जो बंडल्ड सर्विसेज हैं, जैसे कि कई बार फूड इसमें इंक्लूडेड होता है, साथ ही स्पा सर्विसेज इंक्लूडेड होती है. और अगर किसी भी कारण से साल में एक दिन भी 7500 रुपये का जो सीमा है उसे होटल क्रॉस कर रही है उस कमरे के लिए, तो उस पर पूरे साल का 18% जीएसटी चार्ज किया जा रहा है. जो इनकी संस्था है FHRI, उनका कहना है कि उनके कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्हें 18% जीएसटी देने का जो नोटिस है वो आ रहा है. अब ये मुद्दा होटल इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री के सामने उठाया था हाल की जो बैठक हुई थी उसमें, और अब टूरिज्म मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने ये मुद्दा आगे रखा है और उम्मीद है कि इसको लेकर कोई सॉल्यूशन जल्द ही निकल आएगा. इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का. खबरें आगे और भी है, जुड़े रहिए हमारे साथ. ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में. 22 साल बाद टाटा मोटर्स ने सिएरा को एक बार फिर भारत में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसे 3 इंजन ऑप्शन और 6 पावर ट्रेन के साथ पेश किया है. टाटा का कहना है कि नई सिएरा को आधुनिक तकनीक, बेहतर स्पेस और प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. एसयूवी की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 11,49,000 रुपए रखी गई है, जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है, यानी दामों में आगे बढ़त हो सकती है. इसकी बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि डिलीवरी 15 जनवरी 2026 से की जाएगी. बहुत ही कंपेलिंग कार है एक नए जनरेशन के लिए भी, जेन वाई और जेन जी के लिए. तो हमने सिमिलैरिटीज़ जो रखी हैं वो जैसे इसकी सिलुएट है उसको हम लोगों ने अपराइट, बॉक्सी, रैप अराउंड ग्लास, इनसाइड से उसकी एयरीनेस, ये सब को हमने बरकरार रखा है. और जब हमने इसके इंटीरियर्स को जब हमने इसका डिज़ाइन सोचा तो इसको एक लिविंग रूम एक्सपीरियंस की तरह हमने इसका डिज़ाइन सोचा. तो इसमें जो कलर, मटेरियल, फैब्रिक, ये सब जो यूज़ किया गया है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी की है. और इसमें जो टेक स्टैक दिया गया है वो जो एक डिजिटल लाइफस्टाइल है हमारे जेन वाई जेन जी की, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसकी टेक स्टैक को बहुत ही मॉडर्न रखा गया है. तो ये पहली आइस कार है जिसमें आपको 5G कनेक्टिविटी मिलती है, ट्रिपल स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलता है, L2+ ADAS मिलता है, AR HUD मिलती है. तो बहुत सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं जो सेगमेंट में क्या छोड़िए, इससे ऊपर वाली सेगमेंट में भी बहुत सारी ऐसी फीचर्स नहीं मिलती हैं. तो ये आइडिया था ये OG सिएरा को वापस लाने का, एक नए फॉर्म में डाइवर्स सेट ऑफ कस्टमर्स के लिए रेलेवेंट रखने के लिए. भारतीय महिला कबड्डी टीम ने दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है. टीम ने ढाका में चीनी ताइपाई को 35-28 से हराया. भारत ने ग्रुप चरण के सभी 4 मैचों में भी शानदार जीत हासिल की. सेमीफाइनल में भारत ने ईरान को 33-21 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था. हम आपको बता दें, भारत 11 देशों के टूर्नामेंट में टॉप पर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह ने टीम को सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर पोस्ट करके भव्य जीत पर बधाई दी है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में टेस्ट में भारत पर हार की तलवार लटक रही है. जीत के लिए 549 रन के पहाड़ जैसे टारगेट के जवाब में भारत ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट खोकर सिर्फ 27 रन बनाए हैं. ओपनर यशस्वी जायसवाल 13 और केएल राहुल 6 रन बनाकर आउट हुए. इससे पहले साउथ अफ्रीका ने चौथे दिन तीसरे सेशन में अपनी दूसरी पारी 260 के स्कोर पर डिक्लेयर कर दी थी. पहली पारी में टीम को 288 रन की मजबूत बढ़त मिली थी. दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका की ओर से ट्रिंसेंट स्टब्स ने 94 रन बनाए. भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए और 1 विकेट वॉशिंगटन सुंदर को भी मिला.
आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर।